सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, जो थंबनेल में लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, इससे पिछले पेपरों में भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं और वर्तमान में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अभी जिस पैटर्न पर, वो भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी से निकल कर ही आ रहे हैं। और आने आने वाले जो समय में आने वाली परीक्षाओं में भी इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसी संभावना को देखते हुए भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट टॉपिक पर आज का ये वीडियो बेस्ड है। आज का ये वीडियो आधारित है। निश्चित तौर पर आज आपके सामने भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी का सार जो होता है, उन सब चीज़ों को, सार गर्भित चीज़ों को ही लेकर आए हैं और इसमें आपको सटीक चीज़ें मिलेंगी। पूरी क्लास पिक्चर सहित होगी आपकी और आपकी सरल भाषा में समझाने का इसमें प्रयास किया गया है। चलिए आज की क्लास में चलते हैं। चलने से पहले जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो हमारी मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले क्या है उस खास देख लेते हैं। पहले भारत सरकार की इसमें भूमिका, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार, अपना जो भारतीय सरकार है, भारत सरकार है, उसको अपने जो देश है भारत देश, उसके सभी भाग की, प्रत्येक भाग की सुरक्षा करने का उस पर उत्तरदायित्व है। और आप सभी जानते होंगे कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों का ही मुख्य कमांडर, जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं, वो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति होते हैं। उनके ही हाथ में तीनों सेनाओं की कमान होती है, मुख्य कमान होती है। और आपको बता दें, राज्यों के बारे में बता दें, केंद्र में ही केवल केंद्रीय मंडल जो होता है, राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केवल केंद्रीय मंडल के पास है। रक्षा मंत्रालय केवल केंद्रीय स्तर पर ही होगा, राज्य स्तर पर कभी रक्षा मंत्रालय का गठन नहीं किया जाता। प्यारे भाई बहनों, ये बात आपकी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि रक्षा मंत्रालय का गठन क्या अलग अलग राज्यों का हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं जी, ये केवल और सिर्फ केवल रक्षा मंत्रालय केंद्रीय स्तर पर ही होता है और प्रत्येक राज्य के बारे में इस प्रकार का कोई मंत्रालय नहीं होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण या आंतरिक खतरों से बचाने के साथ साथ सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का उद्देश्य भारतीय सेना के तीन भाग हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है ना, इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सेनाएं बनाई गई हैं। देखिए तीनों सेनाओं के आप यहाँ पे लोगो भी देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए इस प्रकार से ये थल सेना है, ये वायु सेना है और ये जल सेना है। ठीक है, इस प्रकार ये तीनों ही आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। अगला देख लेते हैं। ये देखिए और कुछ कमांडिंग ऑफिसर्स हैं जिनकी कमांड्स, यानी जिनको आप इनके कंधों पर यानी शोल्डर्स पर जो फित्तियाँ या फिर जो आपके चिन्ह लगे होते हैं जिनसे उनकी रैंक शो होती है, वो आपके सामने यहाँ पर निकाल कर रख दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। देखिए इस प्रकार से है। सबसे पहले देख लेते हैं, जो ये आप स्वयं स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा, इसलिए आप देख सकते हैं। लाइन्स नायक के लिए एक पट्टी होती है, नायक के लिए दो पट्टी होती है, हवलदार के लिए तीन पट्टियाँ होती हैं, जो आप देख भी पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये हवलदार है, एक मिनट, ये है आपका लाइन्स नायक। ये लाइन्स नायक के लिए एक पट्टी, नायक के लिए दो पट्टी, हवलदार तीन पट्टियाँ होती हैं, नायब सूबेदार के लिए ये स्टार एक, सूबेदार के लिए दो स्टार और मेजर सूबेदार के लिए अशोक चिन्ह। इसी प्रकार से ये लांस नायक के लिए, कैप्टन के लिए, मेजर के लिए, इस प्रकार से आप सारा स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसे अध्ययन कर लें। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की रक्षा प्रणाली में मिसाइलों का बात करते हैं, तो मिसाइलों का वर्गीकरण तीन आधार पर किया गया है। मिसाइलों का जो वर्गीकरण है, इनको तीन आधार पर बांटा गया है। मार्ग के आधार पर, मारक दूरी के आधार पर, विक्षेपण एवं लक्ष्य के स्थान के आधार पर, ये तीन प्रकार की मिसाइलें भारत के पास हैं। और अभी कुछ नई मिसाइलें भी शामिल हुई हैं जिनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये मिसाइलें तीन प्रकार की होती हैं हमारे। अब देखते हैं सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल, ये आपको जो पास में जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है, यह सबसे पहले कहाँ तक जाती है? क्षौभ मंडल तक जाती है। कहाँ पर जाती है? क्षौभ मंडल। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, ये चौक नहीं है, गलत है, क्षौभ मंडल है, क्षौभ मंडल तक जाती है ये
क्षोभ मंडल देखिए बैलिस्टिक मिसाइल क्षोभ मंडल तक जाती है और फिर लक्ष्य पर गिरती है। क्षोभ मंडल पर पहले देखिए बैलिस्टिक मिसाइल का जो पथ बता दूं मैं आपको, बैलिस्टिक मिसाइल का पथ वो इस प्रकार से होता है। सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे सीधे जाएगी, फिर इस प्रकार से आकर सीधे लक्ष्य पर गिरेगी, ठीक है ना। पहले इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये अब मैं कुछ इस संरचना इस प्रकार से होती है, यहाँ से इस प्रकार से जाते हुए इस प्रकार से सीधे ऐसे ये गिरती है लक्ष्य पर, ठीक है। ये बैलिस्टिक पथ होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्षोभ मंडल तक जाती है और अपने लक्ष्य पर गिरती है। यह लंबी दूरी के लक्ष्य को भी आसानी से भेद सकती है। दूरी यानी लंबी दूरी, मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है इसकी, काफ़ी दूर तक जा सकती है। लेकिन इसकी एक कमजोरी है कि यह रडार की पकड़ में आ जाती है। रडार सिस्टम जो होता है, रडार सिस्टम की पकड़ में ये आ जाती है। इसकी एक कमजोरी है ये, और ये घातक भी सिद्ध हो सकती है कभी की कमजोरी हमारे लिए, है ना। तो ये रडार की पकड़ में आ जाती है। बैलिस्टिक मिसाइल का वर्टिकल गमन करती है, वर्टिकल इस प्रकार से, है ना, वर्टिकल गमन करती है और वायुमंडल को पार करके ऊपर पहुंचती है। और उसके बाद ये गुरुत्वीय बल से नीचे गिरती है। क्वेश्चन यहाँ से आता है नीचे किस प्रकार से आती है। तो ये गुरुत्वीय बल के बल से, गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल लगता है उससे सीधे एकदम नीचे आती है और अपने टारगेट पर गिरती है। इस प्रकार से देख सकते हैं आप बैलिस्टिक मिसाइल की कुछ संरचना है। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले आगे का भाग जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या रहता है आपका, यहाँ पर बॉहेड, आर्मेटिक, जायरो और कंट्रोल। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका विस्फोटक भरा होता है आगे के भाग में, यहाँ से कंट्रोल होती है और ये आपका जो भी जो विस्फोटक है, विध्वंसक है, वो यहाँ पर है, कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर है। और इसके बाद रेडियो और कमांड ये लगे हुए हैं, जो भी इसके सिग्नल्स वगैरह हैं। ये एल्कोहल वाटर मिश्रण है, ये एल्कोहल का वाटर भरा होता है इसमें। और वाटर रॉकेट बॉडी, ये रॉकेट की बॉडी है बाहर से। ये लिक्विड ऑक्सीजन इसमें रहती है भाई, ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में रहती है। लिक्विड ऑक्सीजन का चैम्बर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ये चीज़ें लगाई गई हैं, ठीक है। इस टाइप में ये पूरा रॉकेट जैसे अपना रॉकेट काम करता है उसी प्रणाली पर ये हमारी मिसाइलें काम करती है। बैलिस्टिक मिसाइल है, आप इसे आराम से देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं। अगला देखते हैं मार्ग के आधार पर। देखिए मार्ग के आधार पर दो प्रकार की मैंने बताई है। मार्ग यानी अपने किस प्रकार से है अपने रास्ते को तय करती है, तो ये दो प्रकार से तय करती है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, दोनों की बात कर लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल मार्ग के आधार पर बता रहा हूँ मैं। बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल का देखिए इस प्रकार से होता है। यहाँ से पहला चरण, यानी यहाँ से आपने इसे, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको इस प्रकार से कर दूँ। पहले बैलिस्टिक मिसाइल पे फोकस कर लेते हैं। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल इस टाइप में, देखिए सबसे पहले यहाँ से, देखिए ये यहाँ से लॉन्च हुई। लॉन्च होने के बाद देखिए यहाँ इस टाइप में गई, इस टाइप में ये जा रही है। ये देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से मुड़कर अपने जहाँ भी इसका, जिस जगह इसका टारगेट होगा उस टारगेट पर सीधी गिरती है। बैलिस्टिक मिसाइल का ये पथ है, ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता है। बैलिस्टिक मिसाइल इस प्रकार से अपने जो भी दुश्मन होता है या फिर जो उसका निशाना होता है या फिर जो भी उसका टारगेट होता है उस पर सीधे अपने लक्ष्य को इस प्रकार से भेजती है, ठीक है ना, ये बैलिस्टिक मिसाइल। और इस अगर बात कर लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल इस प्रकार से अपने लक्ष्य को भेजती है। और क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल एकदम सीधे चलती है, क्रूज मिसाइल एकदम सीधे चलती है, ठीक है। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अभी जो विशेषता है वो आगे पढ़ लेंगे। क्रूज मिसाइल सीधा पथ होता है इसका, एकदम सीधी जाती है, और बैलिस्टिक मिसाइल इस प्रकार। क्रूज मिसाइल की विशेषता एक और है कि क्रूज मिसाइल को आप देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल को तो आप रडार की पकड़ में आ सकती है, ये रडार की पकड़ में आ सकती है बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन ये रडार की पकड़ में आ सकती है, लेकिन क्रूज मिसाइल को रडार से भी आप पकड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये अच्छी बात होती है इसकी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके लिए ब्रह्मोस। देखिए ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है, एक क्रूज मिसाइल है। जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपके ध्यान के लिए लगवा दिया है कि भाई आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लें, पीताम्बर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भरें। हाँ, ये घंटी को भी जरूर दबा दें और ऑल का निशान पर आप दबा दें, प्रेस कर दें, ठीक है। चलिए ये क्रूज मिसाइल, देखिए ये भारत की ये ब्रह्मोस मिसाइल है। एक ये भारत में बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइल है, भारत की ब्रह्मोस है। और क्रूज मिसाइल लंबी, ब्रह्मोस किस प्रकार की है, एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है, तो यह क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्या है, क्रूज मिसाइल है। और यह लंबी दूरी की नहीं होती है। यह ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइलें होती है वो ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाती हैं। यह सतह से सतह पर वार करती हैं, क्योंकि यह सीधी चलती है, एकदम सीधी लाइन पर चलती है, सीधी रेखा में चलती है, इसलिए सतह से सतह पर वार करती हैं और यह रडार की पकड़ में नहीं आती। इसकी अच्छी खूबी यही है कि यह रडार की पकड़ में बिल्कुल नहीं आती है। यह रडार से पूरी तरह मुक्त है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर कार्य करती है, दागो और भूल जाओ की नीति पर ये कार्य करती है। ये ब्रह्मोस मिसाइल आपके सामने दिखाई दे रही है, ब्रह्मोस है, ठीक है, ये ब्रह्मोस है, ठीक। अगला देख लेते हैं। अगला है भारत
भारत में दूरी के आधार पर 5 प्रकार की मिसाइलें, कितनी प्रकार की हैं? भारत में दूरी के आधार पर 5 प्रकार की मिसाइलें हैं। पहला है रणनीतिक मिसाइलें, दूसरा लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक, चौथी लंबी दूरी की बैलिस्टिक और पांचवी है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ये 5 प्रकार की मिसाइलें दूरी के आधार पर है। देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अग्नि मिसाइलों की, अग्नि श्रेणी की। देखिए अग्नि श्रेणी की जो मिसाइल है, देखिए अग्नि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार की काफ़ी सारी मिसाइलें अपने पास बन चुकी हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपके पास में जो बगल में आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है। और देख लेते हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। अग्नि 1 मिसाइल स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। स्वदेशी, इसकी सबसे अच्छी बात है कि स्वदेशी है, स्वदेशी, और ये सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है, परमाणु सक्षम मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर तक की है। अग्नि 1 है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 700 किलोमीटर तक की है। अगर अग्नि 2 की बात करते हैं वहीं, तो है मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसे रक्षा अनुसंधान DRDO ने इसे बनाया है, और जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। ये 21 मीटर लंबी और 21 मीटर लंबी होती है और 1.3 मीटर चौड़ी। अग्नि 2 मिसाइल परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन तक का पेलोड ले सकते हैं, यानी एक टन तक का विस्फोटक, 1 टन विस्फोटक, जानते हो कितना होता है, आप समझ सकते हैं, 1 टन विस्फोटक ले जा सकती है। इसके बाद देख लेते हैं अगली वाली, इसके बाद देख लेते हैं एडमिट। अगला बात अग्नि 3 की बात करते हैं। तो अग्नि 3 ये तीसरी अग्नि 2 के सफल होने के बाद अग्नि 3 बनाई गई थी, जो भारत द्वारा विकसित है, मध्यवर्ती दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसके भी DRDO ने बनाया, DRDO ने ही इसे बनाया है, DRDO ने बनाया। इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर तक की है। यह 5000 किलोमीटर तक, 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। कितनी? 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक ये जा सकती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है के सागरिका मिसाइल है, और के सागरिका मिसाइल, और इसके बारे में क्या विशेषता है देखते हैं। ये है आपकी K-15 सागरिका मिसाइल भारतीय सेना में शामिल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिसे पनडुब्बी से भी प्रक्षेपित किया सकता है। अच्छी बात इसकी है, पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलती है ना पनडुब्बी, इसे पनडुब्बी से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रक्षेपण कर सकते हैं, इसके छोड़ सकते हैं, जैसे पनडुब्बी से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी सीमा 600 किलोमीटर से लेकर 435 मील तक है। ठीक है, ब्रह्मोस, अब देख लेते हैं ब्रह्मोस एक कम दूरी की रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रेजिमेंट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से पानी के अंदर, देखिए इसकी विशेषता देख लीजिए, ब्रह्मोस की है पनडुब्बी से ही, यानी पानी के अंदर से ही, जहाज से, विमान से, जमीन से भी छोड़ा जाता है, यानी तीनों सेना। ब्रह्मोस मिसाइल को, इसकी बहुत अच्छी बात यह है, ब्रह्मोस मिसाइल जो होती है, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत की तीनों सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, तीनों ही सेना इसका इस्तेमाल करती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का तीनों ही सेना इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीनों ही सेना इसका, ब्रह्मोस का इस्तेमाल करती हैं। अब देखते हैं पानी से, जहाज से, विमान से, जमीन से इसे छोड़ा जा सकता है। रूस की कंपनी है NPO मशीनोस्ट्रोनिया तथा भारत के DRDO ने इसे विकसित किया है, दोनों ने मिलकर के इसका विकास किया है। यह रूस की P-800 ऑफिस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अब लग देख लेते हैं इसमें निर्भय। अगला है निर्भय। अब निर्भय अगली मिसाइल निर्भय सभी मौसम में काम करने वाली, अच्छी बात इसकी ये है कि निर्भय सभी मौसम में काम करने वाली कम लागत की और लंबी दूरी की परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम क्रूज मिसाइल है। ये भी कैसी है? क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 6 मीटर लंबी है, यह वजन में लगभग 1500 किलोग्राम की है। इसकी सीमा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। मिसाइल को टेक ऑफ के लिए ठोस रॉकेट बूस्टर इसके लिए यूज होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जो निर्भय मिसाइल है उसे किस ईंधन द्वारा चलाया जाता है? तो ठोस रॉकेट बूस्टर द्वारा इसे चलाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, देखिए मैंने यहाँ एक चित्र लगाया है आप लोगों के लिए, ये सबसोनिक और ये है ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। देखिए ये जो मैक है, मैक में इसकी नापी जाती हैं। ये वायु की, यानी सॉरी, ये ध्वनि की चाल से चलती हैं, ध्वनि की चाल से चलने वाली। ये ध्वनि की चाल से थोड़ा कम चलती है, ये ध्वनि की चाल पर चलती है, और ये ध्वनि की चाल से अधिक चलती है, यानी ये ध्वनि की चाल से थोड़ा कम चलेगी, ये ध्वनि की चाल
से चलेगी और ये ध्वनि की चाल से अत्यधिक चलेगी। ठीक है, इस प्रकार ध्वनि चाल से चलने वाली हैं। रेशो निकालते हैं ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन जो ऑब्जेक्ट स्पीड होती है, ये इस प्रकार से ऑब्जेक्ट स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, और इसके बाद होता है मैक नंबर, यानी इस ये जो अपन करेंगे उसे मैक नंबर बोलेंगे। तो मैक मैक में इसकी स्पीड नापी जाती है। सुपरसोनिक मिसाइलों की गति के बारे में बात करते हैं। सुपरसोनिक मिसाइलों की गति देख लेते हैं। सुपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना यानी मैक 3 3 गुना ज़्यादा, मैक 3 यानी 3 गुना ज़्यादा होती है। सुपरसोनिक मिसाइलों की गति ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तक ज़्यादा होती है। ज़्यादातर सुपरसोनिक मिसाइलों की गति 2300 मील करीब 3701 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये इसकी यहाँ से नोट कर लेना, एक क्वेश्चन आ सकता है। इस श्रेणी की सबसे प्रचलित मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी रफ्तार 2100 से लेकर 2300 मील प्रति घंटे के हिसाब से है। सुपरसोनिक मिसाइलों के लिए रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा रैमजेट इंजन, यानी सुपरसोनिक मिसाइल किस इंजन से चलाई जाती है, तो रैमजेट इंजन से चलाई जाती हैं। अगला देखते हैं सबसोनिक मिसाइल की बात करते हैं। तो सबसोनिक मिसाइलों की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से थोड़ी कम होती है, मैंने अभी बताया है यहाँ पे आपके जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है। इसकी गति 705 मील यानी 1134 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इस श्रेणी में अमेरिका की टॉकहोम, फ्रांस की एक्सोसेट, भारत की निर्भय मिसाइल आती हैं। ये मिसाइलें सस्ती होने के साथ साथ आकार में छोटी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होती है। रणनीतिक क्यों कहते हैं भाई? रणनीतिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिसाइलें आप छोटे वाहनों पर लेकर कहीं भी जा सकते हो और वहीं से लॉन्च की जा सकती हैं, इसे रणनीतिक मिसाइलें की जाती है। ज़्यादातर इसे सीमा के पास जाकर, यानी इसे कहीं एक जगह स्थिर नहीं किया जाता, बल्कि सीमा के पास, जहाँ जिस देश से कि आप सीमा अपनी बॉर्डर के पास में इसे लगा सकते हैं, यहाँ बॉर्डर से ही इसे दागी जाती हैं, यहाँ ये दोहरा युद्ध क्षेत्र से ही दागी जाती हैं, इसलिए ये रणनीतिक मिसाइलें हैं। ठीक है, इसे रणनीतिक मिसाइलें इसीलिए कहा जाता है। ठीक, अब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करते हैं। हाइपरसोनिक जो आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं हाइपरसोनिक, इसकी बात कर लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल की गति 3800 मील प्रति घंटे से भी अधिक होती है, यानी इसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से, ध्वनि की यानी जितनी देर में तो आप आवाज़ करोगे तो देर में तो ये कई 5 गुना आगे निकल चुकी होगी, ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा होती है। और इसके लिए स्क्रैमजेट यानी मैक 6 स्तर के इंजन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके सामने आपके जो बगल में फिगर लगा हुआ, आप इससे भी समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं आप लोग। अगला देख लेते हैं। अब पिनाका, देखिए आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये पिनाका है, ये पिनाका बोलते हैं इसे, पिनाका मिसाइल। इस प्रकार से ऐसे छोटे से व्हीकल के द्वारा एक साथ कई सारी मिसाइलों को इससे लॉन्च किया जा सकता है। देखिए पिनाका ए मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, भारत में बने हुए बहुखंडीय रॉकेट लॉन्चर हैं और भारतीय सेना रक्षा अनुसंधान DRDO ने इसे बनाया है, विकसित किया है। और इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर तक अधिकतम सीमा है, यानी ये 40 से 65 किलोमीटर तक इनकी सीमा है। और 44 सेकंड में, देखिए ये यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ क्या कर सकता है, फायर कर सकता है। ऐसी गतिशील प्रणाली के लिए इस पर देखिए इसकी सबसे अच्छी बात है कि छोटे से वाहन पर ये कहीं भी ले जा सकते हैं इनको, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। ठीक है ना, यह टाटा ट्रक पर इसे रोपित किया गया है या फिर इसे लगाया, टाटा ट्रक जो होते हैं टाटा ट्रक, इस पर ये लगाया गया है। पिनाका कारगिल युद्ध में, जो कारगिल युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, तो पिनाका कारगिल युद्ध के दौरान इसकी ही सेवा ली गई और इसको यूज किया गया। यह पर्वत चोटियों पर दुश्मनों को निष्क्रिय करने में सफल रही और इसके बाद इसे बड़ी संख्या में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। ये कौन सा है? पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, इसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी कहते हैं। जो आपके सामने ये तस्वीरें, ये फोटो लगी हुई हैं। ठीक है, ये पिनाका है। अगला देख लेते हैं। अब देखते हैं DRDO ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। DRDO यह मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित, मध्यम ऊंचाई वाला क्या है, मध्यम ऊंचाई वाला मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज है, हवाई विमान है। ठीक है, जिसे हवाई जहाज तो नहीं, हवाई वाहन कहेंगे, जिसे रक्षा अनुसंधान यानी DRDO ने बनाया है। भारत की तीनों सेनाएं इसे उपयोग करती हैं। 2016 में इसका सफल परीक्षण किया गया था और परीक्षण बेंगलुरु के पास में 250 किलोमीटर दूर एक चित्रदुर्ग नाम का एरोनॉटिक्स रेंज है, यहाँ पर इसे टेस्ट किया गया था। ये मानव रहित का मतलब है इसमें कोई इंसान नहीं बैठता है, बल्कि इसे अपने मशीनों के द्वारा, उपकरणों द्वारा या कंप्यूटर द्वारा या फिर जो भी व्यक्ति है उनके द्वारा अपन क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं रिमोट के द्वारा। ठीक है, यह नवविकसित उड़ान परीक्षण स्थल है जो अपने अभी बताया, इसका नाम चित्रदुर्ग एरोनॉटिक्स रेंज। ठीक है,
इसका अगला एक और नाम है तापस, तापस 2201, तापस 201 इसका नाम है, तापस 201। ठीक है। इसका प्रकाश डीआरडीओ की बेंगलुरु की प्रयोगशाला एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट और HAL BEL ने मिलकर किया है। ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ड्रोन टाइप का है, ये उड़ता है, तो इसमें कोई मनुष्य नहीं बैठा होता है, काफ़ी काम का है, इसमें जनहानि होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। अगला देख लेते हैं हेरॉन, ये भी आपके ड्रोन है, ये ड्रोन है हेरॉन। हेरॉन मार्कात एक मीडियम एल्टीट्यूड का यूएवी यानी अन यूएवी है। इसे खास तौर पर निगरानी और सर्विलेंस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, निगरानी करता है ये अपने लिए। और इसे IAI ने अपने उस विभाग में बनाया है। इसे कैसे काम करता है इसके बारे में बात कर लें। यह सदी के पहले दशक में इसकी दुनिया भर में मांग बढ़ रही है और इसका सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित है, यानी अपने आप चलता है। इसका देख लेते हैं, इसकी उड़ान भरने और उतरने के दौरान एक खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है। इसकी सच अच्छी बात है, खराब मौसम में भी क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। एक खराब मौसम में उड़ान भर सकता है और कोई भी इसे परेशानी नहीं होती। हेरॉन 30 यानी 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह इसे चलाने वालों को युद्ध के मैदान पर रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है और यह GPS नेविगेशन सिस्टम के जरिए निगरानी करता है। ठीक है। और देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट बात और यह है जो मैंने अलग से लिख दी है, अपने बेस से संपर्क टूटने पर ये खुद ही बेस में वापस आ जाता है। अगर इससे संपर्क टूट भी जाए तो इसे ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप अपने वापस गंतव्य पर आ जाएगा, अपने स्थान पर आ जाता है। ये सिस्टम में स्वचालित लॉन्च और रिकवरी है और यह हर मौसम में काम करने में सक्षम है। ठीक है। हेरॉन, ये हेरॉन अपना ड्रोन है। अगला देख लेते हैं, नौसेना की बात करते हैं। सबसे लंबा देखिए विक्रमादित्य की बात करें तो यह तुलनात्मक तरीके से कहा जाए, यह लंबाई लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर इसकी होती है। जब आपके पास में दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये इसकी लंबाई जो है लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इसकी ऊंचाई 22 मंजिली इमारत के बराबर, यदि इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई ये 22 मंजिला इमारत के बराबर है। और इस पर MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31, कामोव 28, सीकिंग ALH ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर सहित 30 विमान तैनात और एंटी मिसाइल प्रणालियाँ तैनात रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा वजनी होता है भाई। इसके परिणाम स्वरूप इसके 1000 किलोमीटर के दायरे में लड़ाकू विमान और युद्धपोत नहीं फटक सकते भैया। 1000 किलोमीटर की रखवाली कर लेता है। 1600 नौसैनिकों के क्रू मेंबर्स के साथ 1600 18 मेगावाट जनरेटर से बिजली तथा ऑक्सीजन प्लांट, 400 टन पानी उपलब्ध होता है इस पर। और इन जो नौसैनिक रहते हैं इन पर हर महीने 1 लाख अंडे और 20,000 लीटर दूध और 16 टन चावल की सप्लाई इस पर की जाती है। तो इसके रसद पानी है, लेकिन इसकी देखिए भाई ये काफ़ी बड़ा है। ये 22 मंजिला ऊंचा है और 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है ये, और 1000 किलोमीटर तक की ये निगरानी कर सकता है। इस पर से हवाई जहाज अपने जो होते हैं और आपके हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर सकते हैं। ठीक है। ये इस प्रकार से मिसाइल वगैरह सब लॉयस है। अब सिंधु घोष श्रेणी की देख लिए, सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है ये हमारी, जो साथ में आपको दिखाई दे रही होगी। सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियाँ ये डीजल और इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियाँ हैं। इन्हें 877 यानी 877 EKM नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण रूस की रक्षा कंपनी ने किया है और इसे अनुबंध है, इस पर हमारा अनुबंध के तहत इसे लिया गया है। 3000 टन भारी, इसके वजन कितना है, 3000 टन भारी। इस श्रेणी की पनडुब्बियों में अधिकतर 300 मीटर की गहराई तक गोता लगाने और 18 समुद्री मील की गति से चलने की इसमें क्षमता होती है। सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियाँ ये प्रशिक्षित जो इसके चलाने वाले होते हैं प्रशिक्षित दल के द्वारा, इसमें सदस्यों की बात करते हैं 53 सदस्यों के साथ 45 दिनों तक निरंतर रहने सक्षम होती है पानी के अंदर। अगला देख लेते हैं, शिशु मार्ग श्रेणी की बात कर लेते हैं। ये पनडुब्बी है शिशु मार्ग श्रेणी, ये 1500 प्रकार की इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये डीजल और इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी हैं और इन पनडुब्बियों को जर्मनी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और पहली 2 पनडुब्बियों को काइल HDW द्वारा बनाया गया था, जबकि शेष का निर्माण मझगांव डॉक लिमिटेड MDL यानी मुंबई में किया गया। और पनडुब्बियों को 1986 में
और 1994 के बीच नौसेना में कमीशन किया गया, मिला लिया गया। इस श्रेणी की पनडुब्बी 1660 टन की वजनी होती है। इनकी रफ्तार 22 समुद्री मील की गति यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन पनडुब्बियों पर प्रशिक्षित दल 40 सदस्य और 8 अधिकारी दल रहते हैं। ये पनडुब्बी जो आपको दिखाई दे रही है समुद्र में अंदर चलती है, अभी तो बाहर दिखाई दे रही है, अंदर पानी के अंदर रहती है। अब देख लेते हैं अपने लड़ाकू विमानों की बात। देखिए ये लड़ाकू विमान है। बात कर लेते हैं सबसे आधुनिक विमान, लड़ाकू विमान जो इसकी खूब चर्चा सुनी होगी आप लोगों ने, राफेल। 1 मिनट में 2500 राउंड फायरिंग कर सकता है 1 मिनट में। देखिए ये क्षमता देख लीजिए। परमाणु हथियारों को ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। विमान के दोनों तरफ स्केयर मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर होती है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से लगी हुई है, इस प्रकार से, ठीक है, ये मिसाइल। और परमाणु हमले, एंटी शिप अटैक, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस और लेजर टेक्निक से पूरी तरह से लैस है ये, ठीक है ना। और हवा और ज़मीन पर हमला करने वाली गाइडेड मिसाइल, 30 मिलीमीटर वाली बड़ी गन और दूसरे आधुनिक हथियारों से ये लैस है। ये है अपना कौन सा, राफेल। इसकी खूब चर्चा रही भारत में, खूब इस पर विवाद भी चला और जो भी है आपको मीडिया ने भी खूब अवगत कराया। अब देख लें राफेल के बारे में और कौन कौन सी जानकारी आपके सामने निकल कर आ रही है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, ये देखिए एयर टू एयर मिसाइल 80 किलोमीटर तक, 80 किलोमीटर तक ये देखिए ये मिसाइल लगी हुई है। स्कल्प क्रूज मिसाइल, ये साइड में ये स्क्रब क्रूज मिसाइल भी लगी हुई है जो 300 किलोमीटर तक वार कर सकती है। और देख लेते हैं भाई इसके बारे में। और देखिए एयर टू मिसाइल, देखिए ये वाली मिसाइल देख लीजिए, ये यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ पे देखिए ये 70 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं और 6 टारगेटों पर 6 टारगेट एक साथ ध्वस्त कर सकती हैं। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल रॉकेट 100 किलोमीटर तक ऐसे मोर्टार भी दाग सकती है ये, ठीक है। इस टाइप में इसमें टेक्निक है। ये अपना राफेल की बात हो रही है भाई, ठीक है। राफेल के बारे में और कुछ देख लेते हैं। इसकी स्पीड देख लेते हैं, स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज की बात देख लेते हैं, 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज है एक बार में वो भरने पर। वजन देख लें 24,500 किलोग्राम का वजन है, काफ़ी वजनी है। और लंबाई देख लेते हैं 15.30 मीटर इसका लंबाई है। और ये विंग स्पैम ये लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपके राफेल है जो अपन ने अपने इंडिया में शामिल हो चुका है। अगला देख लेते हैं। अब देखते हैं ए अपनी थल सेना। ये देख लीजिए भीष्म टैंक की बात कर लेते हैं अपन। ये भीष्म टैंक है, इस टाइप में भीष्म टैंक है और ये अपनी इंडिया का है भीष्म टैंक, ये इस प्रकार से टैंक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए भीष्म टैंक की बात करें, यहाँ तक देखिए गोली या रॉकेट लगता है तो यह विस्फोटक को बाहर की तरफ धकेलता है, इससे टैंक को कोई नुकसान नहीं होता। गोली या विस्फोटक लगने पर ये बाहर की तरफ धकेलता है, इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है इससे। दूसरी खासियत की बात करें, या 2 किलोमीटर तक की रेंज में, अगर 2 किलोमीटर ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, 2 किलोमीटर दूर भी है इससे, तो यह क्या कर सकता है, इसकी 2 किलोमीटर तक की रेंज को हवाई जहाज को भी मार सकता है। इसके लिए टैंक में सबसे ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी होती है और इसको मैनुअली और रिमोट यानी ऐसे इंसान और रिमोट से दोनों से ही कंट्रोल किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। यह गन 1 मिनट में 12.7 mm की 800 गोलियां चला सकती हैं 1 मिनट में मात्र, ठीक है। अगली विशेषता देख लेते हैं इस अपनी भीष्म टैंक की। 125 मिलीमीटर की मोटाई वाली स्मूथ बोर टैंक गन होती है। इसके जरिए कई तरह की गोले और मिसाइलें भी इससे छोड़ी जा सकती हैं, जैसे बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल भी इसमें लगी होती है। टैंक में देखते हैं, टैंक में एक चीज़ और ख़ास होती है, देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टैंक में एक थर्मल इमेजर होता है और थर्मल इमेजर क्या करता है, जो शरीर से निकलने वाली गर्मी होती है इसके आधार पर ये काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, दिन या रात में छुपे हुए किसी भी दुश्मन को 6 किलोमीटर दूरी तक मौजूद दुश्मन, 6 किलोमीटर की दूरी जो होती है, काफ़ी दूरी होती है, 6 किलोमीटर दूरी तक मौजूद दुश्मन को हम क्या कर सकते हैं, नस्ते नाबूद कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। अगला देखते हैं, इस टैंक में एक राउंड में 7 मिसाइल, एक बहुत अच्छी विशेषता देख लीजिए, इस टैंक में एक राउंड में 7 मिसाइल छोड़ी जा सकती हैं। इसमें मिसाइल ऑटोमेटिक अपने आप ही लोड होती रहती है, यानी एक बार ये निशाना लगाने के बाद दोबारा या रॉकेट या मिसाइल को अपने आप इसमें अपने आप लोड हो जाती है, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद अगली इसकी विशेषता है T90 टैंक। ये 90 इसलिए क्योंकि 90 में बना था, इसलिए 90 में बना था, इसलिए इसका नाम T90 हो गया। T मतलब टैंक और 90 यानी इसकी सन। T90 टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी है। इसमें 100 मीटर
से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है और 4000 मीटर तक की रेंज को यह मिसाइल 11.60 सेकंड में तय कर सकता है। बहुत ही खास बात है इसकी। अगला देख लेते हैं। टैंक T90 टैंक मैदानी इलाकों, रेगिस्तानी, दलदली ज़मीन में, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी चला जा सकते हैं। बहुत ही खास बात है। 5 मीटर पानी की गहराई तक ये टैंक काम कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा अर्जुन टैंक की बात कर ले। अर्जुन टैंक है। अर्जुन टैंक की बात करते हैं। और DRDO ने अर्जुन टैंक को फायर क्षमता को काफ़ी बढ़ाया है और अर्जुन टैंक में नई टेक्नोलॉजी हमने यूज की है। अर्जुन टैंक आसानी से अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। सबसे अच्छी बात इसकी एक और है, अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है। और अर्जुन टैंक युद्ध के मैदान में बिछाई गई माइंस जो होती हैं, बस विस्फोटक होती है माइंस, अपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी, उसमें माइंस बिछा देते हैं। तो माइंस वही चीज़ होती है, गोल एक बम्स टाइप के होते हैं जो कि टैंक के वजह से फट जाते हैं। तो ये बिछाई गई माइंस को हटा देता है अपने आप स्वयं ढूंढकर। अर्जुन टैंक युद्ध में मैदान में बिछाई गई माइंस को हटाकर आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम है। अर्जुन टैंक में केमिकल अटैक से बचने का भी स्पेशल सेंसर लगे हैं। इस टैंक की वजह से जमीन पर लड़ा जाने वाला युद्ध का स्वरूप ये बदल चुका है। आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ये नई टेक्नोलॉजी से लैस है। इसका पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध दूसरे विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। भारत ने भी पाकिस्तान के साथ 1965 में टैंकों का उपयोग किया। 1965 का युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। उस समय भारत के साथ सेंचुरियन टैंक थे। ठीक है, कैसे थे? सेंचुरियन टैंक थे। पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे उस समय। ठीक है ना बात। अर्जुन टैंक का फिट स्टेबलाइज्ड डिस्करिंग सपोर्ट सिस्टम लड़ाई के दौरान दुश्मन टैंक की पहचान कर लेता था ये। ठीक है, और उसे नष्ट कर देता। इसकी अच्छी बात यह है कि दुश्मन टैंक को आराम से पहचान कर उसे नष्ट कर देता था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।